नमस्कार। रिच डैड पुअर डैड, ये नाम तो शायद काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन आज हम सीधे किताब पर नहीं, बल्कि हमारे पास एक स्रोत है जो इसका एक गहरा विश्लेषण करता है। तो देखते हैं कि ये स्रोत इस जानी मानी किताब के बारे में क्या खास बातें बताता है। शुरुआत होती है उन दो पिताओं के फर्क से। एक पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे, ऊंची नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। और दूसरे रिच डैड, दोस्त के पिता, जो शायद औपचारिक रूप से कम पढ़े थे, पर पैसे बनाने में मतलब व्यवहारिक रूप से काफी आगे थे। और यहीं से स्रोत एक अहम सवाल उठाता है ना? कि हमारी जो स्कूलिंग है वो हमें नौकरी के लिए तो तैयार करती है, पर क्या वो हमें सच में पैसा कमाना या कहें पैसा बनाना सिखाती है? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसी इसी पॉइंट को पकड़ता है। वो कहता है कि स्कूलों में अक्सर यही सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिले, एक स्टेबल इनकम कैसे हो, लेकिन पैसा आपके लिए कैसे काम करे, वो वाली बात वो मिसिंग रहती है। यहीं पर रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। इटीज का फर्क समझना, मतलब संपत्ति और देनदारियां। स्रोत यही बताता है कि रिच डैड के हिसाब से असली संपत्ति या एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और मजे की बात यह है, जैसे हम आम तौर पर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं, जैसे अपना घर, उसे रिच डैड अक्सर लाइबिलिटी मतलब देनदारी मानते थे। लायबिलिटी, अपना घर, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है, पर उनकी दलील ये थी कि घर आपकी जेब से पैसा निकालता है। जैसे होम लोन की किश्तें हैं, फिर उसका रख रखाव है, टैक्स है, मतलब पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। जबकि रेंटल प्रॉपर्टी से किराया आता है, तो वो फर्क है। हम्म, ये नजरिया वाकई काफी अलग है हमारी आम सोच से। स्रोत इस पर कुछ और कहता है कि ये आज के जमाने में कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, स्रोत इशारा तो करता है कि सिद्धांत अपनी जगह मजबूत है, पर हाँ, ये भी है कि कियोसाकी जो उदाहरण देते हैं, जैसे रियल एस्टेट में बड़ा निवेश, वो शायद हर किसी के लिए, खासकर शुरुआत में, उतना आसान ना हो। लेकिन जो मूल विचार है कि ऐसी चीजें जोड़ें जो आमदनी दें, न कि सिर्फ खर्चे बढ़ाएं, वो तो आज भी उतना ही जरूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ वो दूसरा मशहूर सबक है उनका, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत इसको सीधे सीधे फिनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता से जोड़ता है। नौकरी से आपको तनख्वाह मिलती है, एक तरह की सुरक्षा भी लगती है, लेकिन पैसा आपके लिए तब काम करता है जब आपका पैसा, मतलब आपका निवेश या आपका बनाया हुआ बिजनेस, आपके लिए कमाई कर रहा हो। बेशक इसमें जोखिम है, लेकिन स्रोत के मुताबिक असली आज़ादी वहीं से आती है जब आपकी कमाई सिर्फ आपके रोज के काम करने पर, आपकी मेहनत पर निर्भर न रह जाए। और शायद यहीं पर वो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता की बात आती है। एकदम सही कहा। स्रोत फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत अहमियत देता है। ये सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि पैसों को समझना, उसे संभालना और उसे बढ़ाना, उस पूरी काबिलियत की बात है। इसमें थोड़ी अकाउंटिंग की समझ, निवेश के क्या तरीके हैं, बाजार कैसे चलता है, ये सब जानना शामिल है। और ये स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया जाता है, इस पे स्रोत कुछ कहता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये इसलिए कम सिखाया जाता है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐतिहासिक रूप से अच्छे कर्मचारी, अच्छे एम्प्लॉई बनाने पर ज़्यादा केंद्रित रहा है। निवेशक या उद्यमी बनाने पर उतना जोर नहीं रहा, पारंपरिक रूप से। मानसिकता का फर्क। वो भी तो एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं कियोसाकी। वो वाली बात कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये सोचने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सोचना। स्रोत इसे कितना महत्वपूर्ण मानता है? स्रोत इसे बेहद बेहद अहम मानता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात है, एक मानसिकता की बात है। मैं खरीद नहीं सकता कहने पर बात वहीं खत्म हो जाती है, दिमाग बंद। लेकिन जब आप पूछते हैं कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, रास्ते तलाशता है। ये एक क्रिएटिव और संभावनाओं वाली सोच है, एक तरह से एक्टिव सोच है। तो अगर हम निचोड़ पर आएं, स्रोत इस किताब को कुल मिलाकर कैसे देखता है? क्या खूबियां हैं और क्या कमियां बताई हैं? देखिए, स्रोत मानता है कि किताब की जो सरल भाषा है और जो कहानियों वाला अंदाज है, वो इसे बहुत असरदार बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पैसों की दुनिया में बिल्कुल नए हैं।
ये वाकई सोच बदलने वाली किताब है, एक आई ओपनर जिसे कहते हैं। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी कहता है कि इसमें कैसे करें वाली जो प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं वो थोड़ी कम है। मतलब ये आपको दिशा दिखाती है, मोटिवेट करती है, पर असल में कदम कैसे उठाना है वो पाठक को खुद सोचना पड़ता है। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि जो मुख्य बातें हैं वो किताब में थोड़ी दोहराई सी गई हैं। तो अगर हम स्रोत से मिले सबकों को एक जगह करें, पहली बात, असली संपत्ति बनाएं, लायबिलिटीज से बचें। दूसरी, नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी करें, स्किल्स बढ़ाएं। तीसरी, ऐसे सिस्टम या तरीके खोजें कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। और चौथी, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, अपनी वित्तीय समझ लगातार बढ़ाते रहें। और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलें। बिल्कुल, स्रोत का निचोड़ यही है कि ये किताब खासकर नए लोगों के लिए पैसे और निवेश को देखने का नजरिया बदल सकती है, उन्हें प्रेरित कर सकती है। अमीर बनना सिर्फ ऊंची सैलरी पाने का खेल नहीं है, ये उससे ज्यादा एक दिमागी खेल है, सही वित्तीय आदतें बनाने का खेल है। संक्षेप में, जैसा स्रोत भी कहता है, पुअर डैड सिखाते हैं कि नौकरी करके पैसा कैसे कमाया जाए, रिच डैड सिखाते हैं कि धन कैसे बनाया जाए, वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। लेकिन ये सब सुनकर स्रोत आखिर में एक विचार जरूर छोड़ जाता है कि अगर वित्तीय शिक्षा इतनी ही जरूरी है और ये किताब बस एक शुरुआत है, एक दिशा दिखाती है, तो फिर असल में निवेश करने या संपत्ति बनाने के लिए अगला ठोस कदम क्या होना चाहिए? शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको आगे सोचने की जरूरत है।